जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। और इस सीरीज़ में हम लोग लगभग ये सीरीज़ आपकी 55 से 60 दिन की सीरीज़ है, जिसमें 35 से 45 मिनट के बीच का लेक्चर होता है हमारा, ठीक है ना। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 9th तक जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं साइंस के, सबको डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं और साथ ही साथ 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास आपकी हो चुकी है, आज आपकी ये सेकंड नंबर की क्लास, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का जो ग्राफ वाला पार्ट है। कल मैंने आप लोगों को मोशन चैप्टर का बेसिक बता दिया था, उसमें ग्राफ वाले पार्ट को छोड़ रखा था। ग्राफ से थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है सारे एग्जामों में, इसलिए ग्राफ वाले को हमने अलग से कराया है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत ध्यान से एनसीईआरटी सीरीज को अपने कंप्लीट करना। यकीन मानिए इसके बाद आपको साइंस के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम ग्राफ को समझे, ग्राफ होता क्या है। देखिए ग्राफ क्या होता है, एक द्विमीमीय जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। किसी भी बड़े बड़े डेटा को छोटे में करके समझने के लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को देखेंगे बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, ये सारे ग्राफ के ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सबको नहीं पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी में है जो आपसे पूछा जाता है वो दो बीमीय ग्राफ एक्स और वाई एक्स के बीच में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग फोकस्ड उसी पे रहेंगे, बहुत ज़्यादा पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ या और जो दूसरे वाले होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर ग्राफ, वो सब पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। पर इतना करा दूंगा जितने में आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। देखिए आपको बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल बेस से क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर के पूरा 10th तक आपको पता है ग्राफ का जो टॉपिक मिलेगा आपको क्लास 7th में मिलेगा, 7th नंबर चैप्टर पे भी है, उसके बाद क्लास 9th में मिलेगा, ठीक है। दो जगह मिलता है ये। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स पे बात करेंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो दो लंब रेखाएं एक्स तथा वाई एक्स खींचेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये आप लोगों को पता है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम ये निश्चित करेंगे कि एक्स अक्ष पर किसको रखना है, किस राशि को रखना है, तथा वाई अक्ष पर किस राशि को रखना है, ये आपके दूसरे स्टेप में। जैसे अगर मैं इस पे टाइम ले लेता हूं, इस पे वेलोसिटी ले लेता हूं या फिर डिस्टेंस ले लेता हूं, इस तरीके से निर्धारित कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, तीसरा स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी दूरी या समय को दर्शाने के लिए कोई छोटा पैमाना ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे अगर कोई कार 10 किलोमीटर चली है और मुझे उसका ग्राफ बनाना है, तो कागज अपना इतना बड़ा तो होता नहीं कि हम लोग 10 किलोमीटर का ग्राफ बनाएंगे। तो उसको छोटे छोटे अपने पास जितनी डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको 1 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस को दिखाना है तो आप उसको 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर मान लो आपको बहुत बड़ी दूरी को दिखाना है, मान लो 100-200 किलोमीटर की चीज को ग्राफ बनाना है, तो उसमें आप 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मतलब बड़े अमाउंट को छोटे मात्रक में पहले तोड़ना होगा आपको, ये हो गया। और उसी तरह से अगर दूसरी राशि मान लो अगर आपने समय ले लिया, तो समय को मिनट वाले को सेंटीमीटर ले सकते हैं, या बहुत बड़ा समय है घंटे का समय है तो आप घंटे को भी सेंटीमीटर में ले सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। ये कर लेंगे। इसी तरीके से चाल आ जाता है या वेग आ जाता है, उसको भी आप ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स आपको पता हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद क्या करते हैं, इनको एक्स और वाई एक्स पे ड्रॉ करने के बाद इनसे लंबवत लेखा, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना सिखा देता हूं तब आपके ओरिजिनल कंटेंट पे आता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो 1 मिनट में आपने यहाँ पे मिनट ले लिया, ये 1 मिनट को दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 मिनट का, ये 3 मिनट का समय हो गया। इस पे आ गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या करते हैं, 1 मिनट में जो डिस्टेंस चला आपने, इसके पैरेलल एक वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल अज्यूमिंग मतलब डॉटेड लाइन, फिर ये एक क्रॉस पॉइंट ले लेते हैं। 2 मिनट पे कितनी डिस्टेंस चला उसका एक क्रॉस पॉइंट ले लेते हैं, 3 मिनट पे कितनी डिस्टेंस चला उसका एक क्रॉस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर इन सबको मिला दिया जाता है, तो ये जो लाइन आती है इसी को ग्राफ बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक था, 7th स्टैंडर्ड में था,
कई बार आपको पेडागोजी में पूछ लेगा, इसलिए मैं ये भी बताता चलूँगा। तो कोई भी उतावला मत होइएगा, ये बेसिक आपको कंफर्म करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, तो बिल्कुल सब कुछ बताऊँगा। जल्दीबाजी में मत रहिएगा, आराम से सीखिएगा। जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उनको तो हम साइड में चलाएंगे ही, लेकिन ये सीरीज पैरेलल में 60 दिन 55-60 दिन चलने दीजिएगा, आराम से प्रॉपर देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। यहां तक समझ गए? चलो, ये तो रहा बहुत बेसिक। जब ये आप पढ़ाने जाओगे किसी स्कूल या कॉलेज में तो आपको जरूरत पड़ेगी, ये समझ गए आप। अब हम अपने ओरिजिनल कंटेंट पे आ जाते हैं। आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे, ठीक है ना? तो आपको ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, उसका मैं चर्चा कर लूँ। सबसे पहले आपसे जो टाइप पूछता है, सीटेट में पूछता है, आपके क्या कहते हैं बीपीएससी में या रीट में, क्वेश्चन इसमें ग्राफ से ऐसे बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, या पूछ लेगा वह कौन सा ग्राफ है जिसमें कर्व लाइन देखने को मिलती है। इसी तरीके से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। नीचे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं, अभी और क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना? तो एक एक ग्राफ को अपने समझ लेते हैं। पहला ग्राफ हमारा होगा दूरी यानी कि डिस्टेंस और टाइम का। हम क्या करेंगे, इस पे देखिए ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये वाई अक्ष हो गया। पहले स्टेप में एक्स अक्ष पे हम समय को निर्धारित कर लेंगे, अपने वाई अक्ष पे किसको, दूरी को, ठीक है ना? तो पहला जो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा का जो ग्राफ बनता है वो कब बनता है, वो जब वस्तु विरामावस्था में है तब बनता है। कैसे विरामावस्था में स्ट्रेट लाइन ही क्यों बन रही है, बताता हूं। देखो, मान लिया कि पहली एक कंडीशन में डिस्टेंस जो थी 10 किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर थी। अब ये गाड़ी 10 किलोमीटर चल करके खड़ी है, ये मान के चलो कि 10 किलोमीटर चल के खड़ी है। क्या कभी ऐसा होता है समय रुकता है क्या? समय तो प्रॉपर चलता रहेगा। तो देखिए 1 मिनट हुआ तो भी ये 10 पे खड़ी थी, 2 मिनट हो गया तो भी 10 पे खड़ी है, 3 मिनट हुआ तो भी 10 किलोमीटर पे खड़ी है, 4 मिनट हुआ तो भी 10 किलोमीटर पे खड़ी है, 5 हुआ तो भी। इस तरीके से समय कभी रुकता नहीं, समय बढ़ता ही रहता है, लेकिन दूरी जो है ये कांस्टेंट हो गई। अब ये जो कटान बिंदु आते हैं इन्हीं को मिला दिया जाता है तो ग्राफ बन जाता है। तो ये देखिए हमने मिला दिया, तो इससे ये पता चल गया कि दूरी में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दूरी बिल्कुल स्थिर है, इसका मतलब आपकी वस्तु किसी एक जगह ठहर गई है, विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो आप ये नोट कर लो अपने कॉपी में कि रेस्ट पोजीशन की कंडीशन में दूरी और समय का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही पूछा जाएगा आपसे। आई होप आपको पहली कंडीशन समझ में आ गया होगा कि सरल रेखा क्यों बनी, ठीक है ना? अगर ये दूरी ऊपर नीचे कुछ होती तो ग्राफ चेंज होता, लेकिन ये कुछ चेंज ही नहीं हो रही है, एक जगह गाड़ी खड़ी है भाई। अब ये इस समय बस काउंट करते जाओ। ये तो हमारा हो गया विरामावस्था की कंडीशन। दूसरी आपकी जो कंडीशन आती है वो मैं बता देता हूं, वो आपकी आती है एक समान चाल की कंडीशन, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इस पे भी हमने समय को एक्स अक्ष पे ले लिया और दूरी को वाई अक्ष पे ले लिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना? एक समान चाल, एक समान चाल का मतलब क्या हो गया, मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी तो आप यहां 0 पे खड़े थे और दूरी भी कुछ नहीं चले थे, 0 पे ही खड़े थे, ये बिंदु मिल गया था। आपका समय 1 मिनट बढ़ा, 1 मिनट समय हुआ, आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए। मान लो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंच गए, आप 1 किलोमीटर पहुंच गए। अगला 1 मिनट हुआ, फिर आप 1 किलोमीटर बढ़ गए, 1 से 2 पे पहुंच गए। अगला 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हुआ, फिर आप पहुंच गए 3 किलोमीटर पे। इसी तरीके से समान, जैसे जैसे मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो पर जाकर के देख लेना जो लोग नहीं देखे हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने पर एक समान चाल बोली जाती है। तो यहां देखिए हर 1 मिनट पे 1-1 किलोमीटर दूरी बढ़ रही है, समय अंतराल 1 मिनट का है, दूरी भी 1-1 किलोमीटर की बढ़ रही है, ठीक है ना? तो ये तो पता चल गया। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, इससे एक लंबवत डॉटेड लाइन ले जाते थे, इससे लंबवत डॉटेड लाइन ले आते थे एक्स अक्ष के पैरेलल। जहां पे ये दोनों कट करती थी वहां पर हम गाढ़ा कर लेते थे, बोल्ड कर लेते थे, ठीक है ना? उसी तरीके से अब इसको ऐसे लेके जाओ और यहां से लेके आओ, ये दोनों पैरेलल आएंगे, जहां पे कट करेंगे उसको मिला लो, इसको लेकर के जाओ और इसको मिला लो, जहां पे कट करेंगे उसको मिला लो। अब ये जो सारी लाइन मिल रही हैं इन्हीं को आप क्या करते हो, मिला देते हो, तो यही आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना? तो एक बात ये भी याद हो गई आपको कि एक समान दूरी समय चाल वाले ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त हो रही है, ठीक है ना? सरल रेखा ही प्राप्त हो रही है। क्या? सरल रेखा।
सरल रेखा अब चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे कोण पे हो, चाहे वर्टिकल हो, कैसा भी हो, सरल रेखा तो सरल रेखा होती है। ठीक है, आपको ऐसे ही पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ये वाली सरल रेखा या ये वाली, कैसी भी हो। सीधी रेखा मतलब एक बार में जो खींची जा सके, उसकी बात चल रही है। दोनों याद रखोगे। दूरी समय ग्राफ एक बार नोट कर लो जरा। दूरी समय ग्राफ में सरल रेखा एक तो विरामावस्था में प्राप्त होती है, दूसरी सरल रेखा प्राप्त होती है एक समान चाल पर। बस यही आपसे पूछा जाएगा। कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम। अब हम देख लेते हैं कर्व कब आता है। ठीक है ना, सरल रेखा तो मिल गया, अब पूछेगा नॉन सरल रेखा यानी कि नॉन लीनियर लाइन कब प्राप्त होती है। तो दूरी और समय का ग्राफ एक्स अक्ष पे हमने दूरी को ले लिया, एक्स अक्ष पे हमने समय को ले लिया, वाई अक्ष पे हमने ले लिया दूरी को। ठीक है ना। अब क्या होगा, जब असमान गति अगर बढ़ती रह रही है समय के साथ, ठीक है ना। मान लीजिए गाड़ी आपने शुरू किया 0 पर, ठीक है, स्टार्ट करके खड़े हैं, 1 मिनट बीता, आपने 1 किलोमीटर चल दिए, आप जो है 1 किलोमीटर चल दिए, पर आप जैसे ही घर से निकले बढ़िया रोड मिली, अगले 1 मिनट में आप पता चला 4 किलोमीटर पहुंचा दिए गाड़ी को, अगला फिर 1 मिनट में आपने 8 किलोमीटर पहुंचा दिया, अगला फिर 1 मिनट आया आपने पहुंचा दिया इसको 10 के ऊपर। ठीक है ना, मतलब आप दुगना तिगना या 15 मान लो ऐसे भगा रहे हो गाड़ी को। यही तो होता है जनरली, हम घर से निकलते हैं, पहले धीरे चलते हैं, फिर भगाना शुरू करते हैं जैसे रोड मिलता है। ठीक है, तो समय तो निश्चित है लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है, इसी को तो बोलते थे असमान। समान टाइम इंटरवल में असमान दूरी तय करने को बोलते थे असमान चाल। तो यहां बढ़ता हुआ हमने लिया है, ये कैसा भी हो सकता है, बढ़ता घटता हो सकता है, घटता बढ़ता हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है ना। तो देखो इसको मिलान करो, इसका इससे मिल गया, लेकिन अगले 1 मिनट में तो 4 पे चला गया था, तो यहां पे इसको थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये देखिए रफली बना रहा हूं, ये 3 सेकंड में थोड़ा और ऊपर उठ गया। इस तरीके से देखेंगे ना, समय की तरफ जो है दूरी जो है बढ़ती जा रही है। समय तो स्लो है, समय अपने ही स्पीड से जा रहा है, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये जो ग्राफ आपको मिलता है, इसी ग्राफ को बोला जाता है, देखिए लाइन भी एक पे नहीं खींच पा रहा हूं मैं, रुक जाइए, कोशिश करता हूं। ये देखिए ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इंक्रीजिंग स्पीड को दिखाता है। ये कैसी लाइन है, ये कर्व हो जाती है। ठीक है ना, कैसी हो जाती है, वक्र बोलते हैं हिंदी में, या कर्व बोला जाता है। तो पूछेगा वक्र कब बनता है, तो असमान की कंडीशन पे बनेगा। दूसरा ये तो इंक्रीजिंग का हो गया। इसी तरीके से आप मान लो बाजार से आ रहे थे, घर के पास पहुंचने लग गए, आप धीरे धीरे ब्रेक लगा रहे हैं तो आपकी गाड़ी स्लो होती जाएगी। जब स्लो होती जाएगी तो क्या होगा, समय तो सही चलता जाएगा लेकिन आपकी दूरी घटती चली जाएगी, दूरी धीरे होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये डाउन हो जाता है ग्राफ इस तरीके से। ठीक है ना, ये भी वक्र बन जाता है, मतलब नॉन लीनियर की कंडीशन होती है असमान की कंडीशन में। तो दूरी और समय की कंडीशन में 4 टाइप के ग्राफ बनते हैं। 4 क्या, इसको देखिए कई बार ये उस तरह से घटता बढ़ता भी रहता है। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, कहीं फिर कुछ बच्चे आ गए, स्कूल की छुट्टी हो गई, फिर धीरे कर लिए, फिर तेज कर लिए, ये वाला भी आपका इसी में आता है, नॉन लीनियर वाले में ही। ठीक है ना, असमान गति में ही आता है। तो आपको बस ये पता करना है कब स्ट्रेट बनता है, कब स्ट्रेट नहीं बनता है। आपसे इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने हर एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं आपके टीचिंग वाले। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आ जाइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमने चाल व दूरी समय ग्राफ तो देख लिया, अब हमारे सामने आ जाता है वेग समय ग्राफ, जिसको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम इसी तरीके से बनता है। आपको यही बात याद रखना है कि कब स्ट्रेट लाइन बनेगी और कब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। 2 बात बस याद रख लोगे, ग्राफ का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, पहली कंडीशन हमने क्या किया, ये एक्स अक्ष पे टाइम को ले लिया यानी कि समय को ले लिया। ठीक है ना, वाई अक्ष पे हमने वेग को ले लिया, वेलोसिटी को ले लिया। ठीक है ना, पहली कंडीशन है कि कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, आप जो है हाईवे पे चढ़ गए अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, 60 पे पहुंचे, बस एक्सीलेटर को एकदम दबा के पकड़े, उसी पे गाड़ी चली जा रही है 60 पे। ठीक है ना, तो समय तो बढ़ता जा रहा है, आपका समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन मान लो आपने 60 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को एकदम दबा के रखे हैं, एक्सीलेटर ना ऊपर कर रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी 60 पे एकदम अडिग हो जाएगी, 60 पे अडिग हो जाएगी, ये बढ़ेगा ही नहीं। तो देखिए आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या याद रखोगे, वेग समय ग्राफ का कब स्ट्रेट लाइन बनता है, जब एक समान वेग हो जाए, वेग एकदम स्थिर हो जाए। ठीक है ना। अच्छा बताओ, एक समान वेग की कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। कितनी बार मैंने पढ़ाया है, एक समान वेग है तो एक्सीलरेट आप करोगे क्या,
एक्सीलरेटर से ये समझ लिया करो, गाड़ी के एक्सीलरेटर सर, ठीक है ना, जब आपने एकदम दबा के पकड़ा, एक्सीलरेटर दे नहीं रहे तो एक्सीलरेशन कुछ है ही नहीं, जीरो है, ठीक है ना। तो समझ गए, कांस्टेंट स्पीड की कंडीशन में सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा प्राप्त होती है। याद रखो, अभी आगे क्वेश्चन है, पूछूंगा, आंसर देना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए। दूसरी कंडीशन आ जाती है, अब ये कंडीशन आ जाती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की कंडीशन बोलते हैं इसको। जब आपका वेग समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, आप हन दबाए चले जा रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली कंडीशन है। तो इस पे एक्स पे हमने समय ले लिया, वेग ले लिया, किस पे, वाई पे। देखो पहले समय था 1 मिनट, आपकी चाल थी मान लीजिए 20 की स्पीड से आप जा रहे थे, समय हुआ 2 मिनट, आप 40 पे पहुंच गए, 3 मिनट हुआ आप 60 पे पहुंच गए, 4 मिनट हुआ आप 80 पे पहुंच गए, 5 मिनट हुआ आप 100 की स्पीड पकड़ लिए, ठीक है ना। तो स्पीड समय के साथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। देखिए इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा, इसको डॉटेड बढ़ाते जाइए, इसको लेके आइए, ये जहां कट कर रहे हैं वही आपका क्या बन जाता है, ग्राफ पॉइंट मिल जाते हैं, ये रहा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको भी जब मिलाएंगे तो ये आपका आ जाता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। कब, जब आपका त्वरित गति होता है, इसको बोलते हैं त्वरित गति, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म ही तो है, देखो हर बार आपको 1 मिनट में 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहे हो, आप हर बार 1 मिनट में 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दे रहे हो, तो वही तो बताए एक्सीलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी का अंतर बटा समय तो होता है। पहले आप 20 पे थे, आप पहुंच गए 40 पे, 20 का डिफरेंट आया, कितने समय में आया वो चेक कर लो, वही एक्सीलरेशन हो गया। तो हर एक समय अंतराल पे समान स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं एक समान एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक समान वेग मत कह देना, एक समान वेग में स्ट्रेट लाइन क्षैतिज आती है, कई बार आपको ग्राफ दे करके नाम पूछ लेगा, अब पहचान जाओगे ना। एक समान त्वरित गति का कैसा ग्राफ होगा, एक बिल्कुल ही तिर्यक रेखा इस तरह से होगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक पे। दो हमने स्ट्रेट लाइन का देख लिया, अब दो कर्व देख लेते हैं, वेग और समय का। वेग और समय के ग्राफ में कर्व कब बनता है, देखिए एक आप पता चले कि असमान त्वरित गति, मानो एक बार आप हन हन करके दबा के स्कूटी भगा दिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन एकदम बढ़ता चला जाता है समय के साथ, वेग एकदम बहुत तेजी से वेग बढ़ता है। ये 1 मिनट में वेग आपका था मान लीजिए 10 की स्पीड में आप थे, अगले 1 मिनट में आप 30 पे पहुंच गए, अगले 1 मिनट में आप 80 पे सीधा पहुंच गए, अगले 1 मिनट में आप पहुंच गए 100 के पार। तो ये होता है असमान त्वरित गति, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये कैसा होता है, कर्व होता है, याद रखेंगे ना, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो कर्व लाइन हो गया। दूसरा ये केवल बढ़ता ही थोड़ी है, कई बार हाईवे से उतरते टाइम हम लोग ब्रेक भी लगा देते हैं तो स्लो भी हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये डाउन, वेलोसिटी आपकी 60 थी, 30 पे आए, 20 पे आए, 10 पे आए, 0 पे आके खड़ी कर दिए गाड़ी को, ठीक है ना। तो समय आकर के एकदम रुक गया, यहाँ पे समय वाला खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, तो ये रिटार्डेशन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बस ये याद रख लो, किसी भी वर्ड के पहले नॉन लगा हो या अ लगा हो तो वो समझ लीजिए कर्व रेखा ही दिखाएगा, ठीक है ना। अब याद रखोगे ना, आ लगा होगा या नॉन लगा होगा तो कर्व रेखा दिखाएगा, अगर समान लिखा होगा या लीनियर लिखा होगा मतलब यूनिफॉर्म लिखा होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन दर्शाएगा। इतना अगर याद है तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा टीचिंग एग्जाम का ग्राफ से, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो एक्सेलरेशन पूछा नहीं जाता, फिलहाल मैं आपको एक्सेलरेशन का भी बता देता हूं। देखिए टाइम एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आपने वाई एक्स पे एक्सेलरेशन को ले लिया तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बहुत सारे हमने पेपर देख रखे हैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ नहीं पूछा गया, जब भी पूछा गया वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ठीक है। चलिए अगला आपका आ जाता है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो लगातार ये बढ़ता हुआ, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था, वेग वाले के जैसा ही होता है, ये कांस्टेंट वेग होता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वाला ये हो गया, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, समझ गए। आई होप आपको जितना पूछा जाता है, जितना एनसीईआरटी का लेवल है वो ग्राफ मैंने करवा दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्वेश्चन से, ताकि आप लोगों को कोई भी बचा हुआ ना रह जाए, ठीक है ना। देखिए आपके सामने एक ये ग्राफ दे रखा है, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं, वैसे कलर तो आपको दिख रहा होगा। एक्स अक्ष है, ठीक है ना, इस पे हमने समय को ले लिया, टाइम को ले लिया, ठीक है। किसको ले लिया, टाइम को। इस पे हमने ले लिया दूरी को, ठीक है ना। और ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि दिए गए दूरी समय आलेख क्या दर्शाता है, मुझे बताओ ये क्या दर्शा रहा है। तो मैंने बताया था ना, दूरी हो, ये समय हो गया, दूरी हो गया, ठीक है ना।
अब ये दूरी मान लो 10 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी खड़ी है, समय बस बढ़ता रहा है, गाड़ी खड़ी है, समय बढ़ रहा है। गाड़ी खड़ी है किसका मतलब क्या है, विरामावस्था में है, वस्तु रेस्ट इन पोजीशन है, बॉडी एट रेस्ट है। क्या कह रहा है, चर वेग से गतिमान नहीं, स्थिर वेग से, वेग तो है ही नहीं, विराम अवस्था में पिंड है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बॉडी एट रेस्ट पोजीशन, सिंपल सा आंसर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को चीजें बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलें, आ जाइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बार क्यों दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से लिया है, ये आपकी क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल एमसीक्यू ऐसे ही छपा हुआ था, इसलिए मैंने ले लिया। आप यूट्यूब प्रीवियस ईयर कहीं भी देख लेंगे, ये क्वेश्चन जरूर छपा मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही लोग देते हैं, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बेस मजबूत कर रहा हूं, ठीक है ना। आप किसी भी माध्यम से इस चैनल तक आए हैं, मन लगा करके पढ़िए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बड़े भाई समझकर, छोटा भाई समझ करके कमेंट कीजिए कि हमें ये चाहिए। आप पिछले पुराने बच्चों को पता होगा कि अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था कि मैं आप लोगों को कमेंट की बात को कितना फॉलो करता हूं। मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक आप ही लोग हो, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये एनसीईआरटी क्लास 7th में एमसीक्यू पूछा जाता है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में, यह दूरी और समय का मतलब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। याद रखना, नियत नहीं बोला है, नियत नहीं है। नियत नहीं है कि मतलब क्या हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, और मैंने बताया था असमान की बात कर रहा है। तो मैंने बोला था जैसे ही किसी वर्ड के सामने अ लग जाए तो आप लोग क्या करोगे, वो एक सीधी रेखा तो हो ही नहीं सकता, वो जब भी होगा कर्व होगा। तो हमारे चारों ऑप्शन में कर्व मुझे बस यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। यहां पे भी सीधी रेखा दिख गई, यहां पे भी सीधी रेखा दिख गई, यहां पे भी सीधी रेखा दिख गई, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो है नियत नहीं वाला कंडीशन है वो कौन सी है, सी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, ठीक है ना। नियत नहीं बोल दिया, उसने नियत बोलता तो इसमें से कोई होता, समझ गए। चलिए, ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछता है, इस तरीके से 3-4 ग्राफ दे देगा आपसे और आपसे पूछेगा किसकी जो है चाल तेज है या धीमी है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने दोनों लैंग्वेज में कोशिश किया क्वेश्चन लगाने का। पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 कार हैं ABCD एक स्थित सड़क पर चल रही हैं, 4 कारें एक स्थिर सड़क पर चल रही हैं, ठीक है। उनका दूरी बनाम समय आलेख नीचे दिए गए आलेख में दर्शाया गया। ये दूरी और समय का ग्राफ दे दिया है, टाइम है और ये दूरी है, आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये ग्राफ दे दिया, ये रहा बी यहाँ पे आपका, ए यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे ये बताओ चाल होता क्या है, चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है ना, यही तो होता है, दूरी बटा में समय होता है। जरा अगर मैं ध्यान लगाऊं यहाँ पे, तो अगर मैं सी वाले की बात करता हूं, कार सी को, इसका समय देखूं तो कुछ कम लग रहा है और दूरी बहुत ज्यादा है। जब दूरी ज्यादा है और समय कम है तो चाल भी अधिकतम होगी, इसका मतलब सी की चाल सबसे अधिक होगी। अगर मैं बात करूं बी की, बी को देखूं तो दूरी तो कम चला है लेकिन समय ले लिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन दूरी तो कम चला है, इसका मतलब ये वेलोसिटी भी इसकी डाउन हो जाएगी, चाल भी क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। जब हर, आप लोगों को मैथ भी सिखाया मैंने, हर मतलब डिनोमिनेटर का कंटेंट बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, तो रिजल्ट कम मिलता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कंफर्म है तो ऐसे सीख लो कि अगर मान लो नीचे 4 है, ऊपर 4 से छोटा कुछ है 3 है, तो जब भी संख्या आएगी आपका दशमलव में आंसर आएगा, मतलब छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो यहां देखिए दूरी तो इसने बढ़ा दिया, मतलब कम रखा है, ऊपर वाली संख्या कम रखा है लेकिन समय सबसे ज्यादा कर दिया, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो चाल सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इसने ही लिया है, बी वाले ने। तो हमें एक बात पता चल गई, बी की जो चाल है, बी की चाल सबसे कम है, सबसे कम है। जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना, देखो लिखता हूं मैं ऐसी थोड़ा उड़ा फुड़ा के, मेरा कंसंट्रेशन रहता है आपको कितने अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। तो इस पूरे ग्राफ में मुझे एक बात कंफर्म हो गई। पहला कह रहा है कि कार ए कार डी से तेज है, ए तेज है क्या डी से, ए तो ये देखो कम है, दूरी इसकी कम है, इसने ज्यादा दूरी चली है, तो ये तो डी तेज होना चाहिए ना, तो ये आंसर नहीं होगा।
कह रहा है कार बी सबसे धीमी है। हाँ भैया, कार बी हमारी सबसे धीमी है, हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि इसने डिनोमिनेटर में अपना समय सबसे अधिक ले रखा है और दूरी सबसे कम चली हुई है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा रिजल्ट देने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार बी इज द स्लोवेस्ट। चारों कारों में सबसे धीमी कार कौन सी चल रही है? बी वाली। तो इस तरीके से आपके पेपर में आया है क्वेश्चन, तो आपको पता रहना चाहिए। एक बार सीटेट 2022 में पूछा गया था इस तरीके से एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये समझिए। अब देखिए, अभी तो हमने ग्राफ से थ्योरी वाले को आंसर दिए, अब हमें इस तरह से लिख के आ जाएगा और हमें ग्राफ वाले आंसर देने होंगे कि इनका कौन सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझाएं इसको भी। चलो यहां देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहले तो हम ऐसे अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये एक्स ले लिया हमने, ये वाई ले लिया, यहाँ पे हमने टाइम को ले लिया और दूरी का बोला तो इस पे दूरी ले लिया। क्या बोला इसने? एक समान चाल से गति करती वस्तु की दूरी समय आलेख, दूरी समय आलेख निम्न में से क्या होगा। दूरी समय आलेख क्या क्या हो सकता है? एक तो ये होता है कि स्थिर वस्तु हो तो ये आ जाता है आपके पास, या एक समान वेग से चल रही हो तो ये ग्राफ आ जाता था, यही दो तो हमने पढ़े थे। ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म है तो इस तरीके से या इस तरीके से आता था, यही ग्राफ बनते थे। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा बन सकती है क्या दूरी समय ग्राफ में? बिल्कुल बन सकती है, ये वाली कंडीशन बन सकती है रेस्ट वाली, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अगला कह रहे हैं कि ये वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, कोई भी ग्राफ मैंने दूरी समय का वाई अक्ष के पैरेलल पढ़ाया क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये भी आपका ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका ए आंसर होगा। अगला कह रहे हैं यह एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष के समानांतर है। एक सीधी रेखा है, एक समान चाल की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड अगर है तो एक समान, ये तो बढ़ती हुई गति हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, यह एक परवल है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यह कह रहे हैं यह एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष के समानांतर है। ठीक है ना, तो ये नहीं बनेगा। एक समान चाल की कंडीशन दिखाया ना, यहां पे एक बार मैं आपको ग्राफ दिखवा देता हूं, रुक जाइए। कहां गया एक समान चाल वाला हमारा? डिस्टेंस और उसका ग्राफ था ना, डिस्टेंस ये रहा एक समान चाल। ठीक है ना, तो देखिए एक समान चाल का ये सरल रेखा एक ये भी बन सकता है, लेकिन ये ना तो एक्स अक्ष के पैरेलल है ना ही वाई अक्ष के पैरेलल है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके दो आंसर सही होने चाहिए। आप लोग अपना दिमाग दीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, कह रहा है एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु की दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्न से क्या सही है। यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो सकती है। अच्छा, एक समान चाल, सॉरी बाय मिस्टेक, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो स्थिर की बात कर रहा है, इसने एक समान चाल की कह दिया तो ये स्थिर की कह रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा बताओ, रेस्ट पोजीशन की ये थी ना पहला, जो अगर एक्स अक्ष के समानांतर सरल रेखा रहती थी तो दूरी समय ग्राफ हमने क्या पढ़ाया? अभी देखिए ऊपर देखिए, ये रेस्ट की कंडीशन ही तो बताया, यहाँ पे देख लीजिए, आ जाइए एक सेकंड, इतना नहीं, ये देखिए वस्तु विरामावस्था की कंडीशन है, लेकिन उसने एक समान कह दिया, एक समान चाल, तो पहला आंसर नहीं होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं वही सोच रहा था दो आंसर कैसे सही हो रहे हैं इसके, तो इसका तो ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, एक्स अक्ष हमारा ये है, इसके समानांतर अगर सीधी रेखा, ये रेस्ट को बताता है, लेकिन ये हमसे कह रहे हैं एक समान चाल से गति करती, तो पहला कट गया। तो आपका ये एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष के, तो ये बीच वाला केवल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। आप समझ गए होंगे ये वाली की बात कर रहा है, ये भी तो है एक समान चाल की, तो अब आप पकड़ लिए होंगे। चलिए 2 सेकंड आपका डिले कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आगे आ जाते हैं, पर इससे गलती करने से आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में भी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, फिर से देखिए, कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन। पहली बात तो लाइन है, तो इसका मतलब इसके सामने समान या यूनिफॉर्म की बात होगी। ठीक है ना, ग्राफ से गति करते गति के विषय में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप बताइए। यह एक समान गति है, क्या कह रहा है, इट इज अ यूनिफॉर्म हो दूरी समय, ये रहा आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये टाइम हो गया और ये दूरी हो गई। ठीक है ना, तो कह रहे हैं पहली कंडीशन में कि दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, तो रेखा कब कब बनता है? एक तो पैरेलल एक्स के बन जाता है, एक यहाँ से बन जाता है, दो रेखा बनते हैं। ठीक है ना, हमने अभी दो ही पढ़ा है।
क्या कह रहा है, रेखा है। ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहला कह रहे हैं यह एक समान गति है, हो सकता है एक समान गति। कह रहा है यह एक असमान गति है, असमान वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं है। कह रहा है यह एक समान या विराम अवस्था हो सकती है, बिल्कुल। आपसे मैं कह दूं सरल रेखा है, या तो ये भी हो सकता है रिजल्ट, ये भी हो सकता है, तो इससे ज्यादा ये वाला आंसर सही लग रहा है, क्योंकि सरल रेखा केवल उसने बोला है, उसने ना तो एक्स एक्सिस पैरेलल की बात करी, ना तो एक्स के ना वाई के पैरेलल की बात करी है। तो ये कोई सा भी आपका हो सकता है आपका सी भी आंसर हो जाए, ठीक है ना। यानी कि एक समान वाली गति की भी बात कर रहा है, इसकी भी बात कर रहा है, या स्थिर की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, विरामावस्था, केवल वाली बात नहीं करेंगे, एक सरल रेखा दोनों कंडीशन में बनती है, तो हमें ये ज्यादा सही आंसर लगेगा, ठीक है ना। चलिए, अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, अब क्वेश्चन को अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो में वन शॉट में देख लिया, एक ही बार में देख लिया, आपको कनेक्शन लगा कि जुड़े रहे, तो कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में। अब मैं कंटिन्यूअस इस सीरीज को जारी रखूंगा आगे भी, ठीक है, पर आप लोग मेरा मोटिवेशन बना के रखिएगा। ज़्यादा नहीं, 35 से 45 मिनट की कोई भी क्लास होगी, चैप्टर जितना बड़ा होगा या छोटा होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि बड़ा वीडियो बनानी है छोटी बनानी है। और ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए 50 या 55 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और साइड में आप लोगों के जो सिलेबस आ रहे हैं उसको मैं कराऊंगा, जैसे रीट हो गया, बीपीएससी हो गया, साइड में उसकी क्लास चलाऊंगा। ये एक बेस तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगला ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ को निरूपित करता है? वेग और समय ग्राफ है, अगर टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। शून्य त्वरण का मतलब क्या हो गया? शून्य त्वरण का मतलब हो गया कि वेलोसिटी नियत है, नियत वेग से चल रहा। नियत वेग की ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही तो होता था नियत वेग का ग्राफ, है ना। शून्य त्वरण, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं स्थिर गति से बढ़ती ढलान नहीं है, गलत है। फिर आपसे कह रहे हैं ये कि समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान से बनी एक सीधी रेखा निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ को निरूपित करता है जिसमें त्वरण आपका 0 आ जाए? शून्य त्वरण, इसके आंसर वैसे अलग क्यों लग रहे हैं? समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा, अचल परिमित ढलान से बनी एक सीधी रेखा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये एक समान, ये शून्य त्वरण नहीं होता है इसमें, ये एक समान त्वरण की कंडीशन होती है। अभी तो आपको लोग बताया था ना कि ये देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, पर इसमें आएगा इसका शून्य त्वरण, ठीक है ना। कह रहा है समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, मुझे तो ये ज़्यादा सही आंसर लग रहा है। समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान से बनी एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, वेग अक्ष के समानांतर तो नहीं, ये भी कट गया। लेकिन मैं आपको इसलिए इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए थे उसमें इसका आंसर पता नहीं क्यों सी दे रखा है। आप लोग एक बार दिमाग लगाओ, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसका ये वाला कंफर्म आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा निम्न में से कौन सा शून्य त्वरण, मतलब 0 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कुछ ना हो। तो एक्सीलरेशन कब कुछ नहीं होता? जब हम एकदम गाड़ी को सीधी चलाते हैं, एक वेलोसिटी पे चलाते हैं, है ना। और उसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स अक्ष के पैरेलल ही तो होता है। अभी वेग टाइम का ग्राफ आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं, आ जाइए यहां पे देखिए, ये रहा, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड एक्स एक्स के पैरेलल ही तो बनी है। देखिए ये वाला ग्राफ बना है कि नहीं है? अब इसमें वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये तो अगर ये वाला ग्राफ लेंगे तो एक समान त्वरण की बात कर रहा है तो, और आपसे इसमें ये दे रखा है, मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला था हमें वहां, वो तो ये दे रखा था, पर ये तो होना नहीं चाहिए। देखिए समय अक्ष तथा अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा, अ स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, ये वाले की बात कर रहा है। ये सी नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर बी ही होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है कि इसका जो आंसर वहां दिया था बुक में, ये दिया था जो प्रीवियस ईयर थी, ठीक है ना, लेकिन ये आई थिंक गलत छपा हुआ है। आप लोग भी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब मैं श्योर हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी ही होगा। समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा वही बताती है कांस्टेंट वेलोसिटी की, और जब वेलोसिटी एक समान होती है तो वहां पे त्वरण 0 लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, एक छोटा सा वीडियो थी, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिजिक्स का ही रहेगा, जिसमें हम लोग
बल तथा दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा इस सीरीज़ को और मुझे अप्रिशिएट करते रहिएगा कैसा आप लोग समझ रहे हैं, कैसी लग रही है सीरीज़। अगर आप लोग मोटिवेशन बनाए रखेंगे तो कंटिन्यूअस इसको, अगर आप कहेंगे तो मैं सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं लूँगा और कंटिन्यूअस करके इसको 55 दिन के बजाय 40 दिन में ही खत्म करवा दूंगा। आपकी एनसीईआरटी पूरा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को साथ देना पड़ेगा, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक, एक दो दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि थोड़ी सी गैदरिंग दिखेगी तो और अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको और किस चीज़ की नीड है। मैं तैयार बैठा हूं आप लोगों को सपोर्ट के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।